कतर की जेल में कैद हिंदुस्तान की बहरिया के 8 फौजियों को पीएम मोदी के दौरे कतर से कब्ल रिहा कर दिया गया। इन फौजियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस तरह सिफारती सतह पर हिंदुस्तान की कोशिशों से दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात एक बहुत बड़ा चैलेंज रखते थे जो टल गया है। नाजरीन, आवाज़ दी वॉइस के प्रोग्राम बीच बहस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हई खान। हमारा आज का मौजू है वज़ीर आज़म मोदी के दौरे कतर से कब्ल 8 हिंदुस्तानी बहरिया के अफसरों की सज़ा माफ़ी बड़ी कामयाबी। नाजरीन, गुज़श्ता बरस अगस्त में हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक फौजियों को जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, कतर में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इससे न सिर्फ हिंदुस्तानियों को तशवीश हुई बल्कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में तलखी के इम्कानात भी पैदा हो गए थे। हिंदुस्तान ने सिफारती सतह पर कोशिशें की और वज़ीर आज़म मोदी के दौरे से 2 रोज़ कब्ल कतर की हुकूमत ने फांसी के सज़ा याफ्ता अफसरों को बखैर आफियत हिंदुस्तान वापस भेज दिया। कतर खलीजी मुल्कों में कुदरती गैस और पेट्रोल से मालामाल मुल्क है और खित्ते में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। पीएम मोदी ने इस हफ्ते दूसरी बार वहाँ का दौरा किया। दौरे से कब्ल उन्होंने अबू ज़बी में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह भी किया और मुत्तहिदा अरब इमारात के मजबूत रिश्तों का जिक्र किया। हिंदुस्तान और कतर के बीच जहां सकाफती और मजहबी ताल्लुकात हैं, वहां इक़्तिसादी ताल्लुकात भी बहुत मजबूत हैं, जिनमें खुसूसन तवानाई का शोबा शामिल है। कतर बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की ईंधन की ज़रूरत पूरी करता है और ये सिलसिला कोई नया नहीं है बल्कि बरसों से चला आ रहा है। लेकिन कतर की ताकत की अहमियत इसराइल और हमास जंग में सालिसी के बाद दुनिया के सामने खुल कर आई। आज हम हिंदुस्तान और कतर के कामयाब ताल्लुकात का राज जानेंगे डॉक्टर अखलाक अहमद साहब से, जो JNU से वाबस्ता हैं और मशरिक़ी वस्ता के माहिर हैं। उन्होंने JNU ही से अपनी डॉक्टरेट की डिग्री दी है। डॉक्टर अखलाक साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही मालूम करना चाहूँगा कि हमारे वज़ीर आज़म पीएम मोदी अभी हाल ही में अबू ज़बी के दौरे पर गए और वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़े मंदिर का, एक बहुत बड़े हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया और अबू ज़बी से फिर वो कतर के लिए गए, जहाँ आपको मालूम है कि मामला हिंदुस्तानी फ़ौजियों का चल रहा था, जिसको माफ़ी के बाद उनको घर भेज दिया गया। तो मैं सबसे पहले आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि आखिर इतना बड़ा चैलेंज इतनी खुश उसलूबी के साथ कैसे हल कर लिया गया? जी शुक्रिया आपका। तो इसमें मैं ऐड करूँगा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी 3 दिन के दौरे पे हैं UAE और कतर में। 2 दिन का दौरा उनका UAE में था और तीसरा आज का दिन कतर में है वो। तो ये जो आपने पहला सवाल किया कि 8 एक्स नेवी ऑफिसर जो वहाँ की जेल में जिनको सज़ा दी गई थी कतर में, उनको जो रिहा किया गया है, तो वो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी कामयाबी की एक मिसाल है, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो एक सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी है, स्पेशली वेस्ट एशियन रीजन में कह लें या GCC कंट्रीज़ के साथ कह लें। तो ये काफ़ी एक पेचीदा मसला था, इसको इतना आसानी से हल करना मतलब मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें आसानी से हल नहीं होती हैं। ये 8 ऑफिसर्स का मसला था। तो जब 2 मुल्कों के बीच में बातें ऐसी आ जाएं तो ये कोई आसान बात नहीं होती कि आप, ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं होता, ये इंटरनेशनल लेवल की फिर बात आ जाती है यहाँ पे। लेकिन ये बड़ी मैं कहता हूँ कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है, एक एक्टिव और स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी है, जिसके थ्रू इंडियन फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और प्राइम मिनिस्टर के जो रेगुलर विज़िट्स हैं इस रीजन में, ये उसका नतीजा है कि ये एक कामयाबी मिली है उन्हें कि हिंदुस्तानी जो 8 ऑफिसर हैं उनको रिहा किया गया है।
सेकेंडली ये 3 दिन का रोज़ा है, 3 दिन का जो एक विज़िट है यूएई और कतर में, तो इसके आगे मैं नेक्स्ट आप जब सवाल करेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये कितना कामयाब दौरा है, या इस दौरे में क्या क्या नई चीज़ें सामने आई हैं, कौन कौन से नए एग्रीमेंट्स और बायलैटरल रिलेशंस को फर्दर बढ़ाने के लिए क्या क्या नए एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। तो पहला जवाब मेरा मुख्तसरन यही है कि ये इंडिया की सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी का एक साइन है। जी डॉक्टर साहब, दुनिया में और भी बड़े बड़े मुल्क हैं और सबकी कोशिश ये होती है कि वो खलीज में अपने कदम जमाए। अगर हिंदुस्तान भी उन कोशिशों में ये समझ के शामिल हो सकता है कि वो भी आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाए और अपनी इक़्तिसादी पॉलिसी और बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाए, तो ये सारे लोग उसी तरफ क्यों मुतवज्जे होते हैं? इस सिलसिले में हमें बताइए कि कितनी ताकत है उनके पास। असल में अगर बात की जाए ना, तो इस टाइम पे पूरी दुनिया को अगर हम देखें तो आपको अगर एक मुल्क चलाना है, एक देश चलाना है, तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी सेक्टर जो है, जहां हमें इंडस्ट्री चलानी है तो हमें तेल चाहिए, बाकी जितना भी इंडस्ट्रियल मतलब सेक्टर है वो तेल एनर्जी पे चलता है, जैसे उसमें गैस लगेगी या तेल लगेगा। बाकी हमारा ट्रांसपोर्ट है वो सारा डिपेंड करता है हमारे ऑयल पे। तो ये जो वेस्ट एशियन रीजन है पार्टिकुलरली, जिसको हम जीसीसी गल्फ़ रीजन कहते हैं, ये मतलब दुनिया का मोर देन 50% रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली ऑयल एंड गैस इस रीजन के पास है। तो दुनिया के हर बड़े मुल्क के लिए ये रीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखोगे कि इस रीजन में इतना हर टाइम ये रीजन पॉलिटिकली एक्टिव रहता है, वेस्ट एशिया इन जनरल और जीसीसी रीजन, जीसीसी कंट्रीज़ इन पार्टिकुलर। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जो जीसीसी में आती हैं, उनमें यूएई और कतर, जिनमें अभी पीएम दौरे पे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कतर जो है वो दुनिया का टॉप मोस्ट गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और यूएई जो है वो भी ऑयल में एडवांस है। तो इसलिए ये दुनिया की कोई भी बड़ी कंट्री जो तरक्की करना चाहती है, जिनका ऑयल पे और गैस पे डिपेंडेंसी है, एनर्जी सेक्टर जो उन्होंने अपना एडवांस करना है विद द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज़, दूसरी जगह से एक्सपोर्ट करना, तो उसलिए ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये रीजन हिंदुस्तान के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये रीजन यूएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये रीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इवन यूएस से भी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस के तौर पे देखें तो ये हमारे बहुत करीब है। जब हम यहाँ से ऑयल या गैस लाएंगे तो हमें वो काफ़ी अच्छे रेट पे, अच्छे मतलब कम खर्चा करके हम उसको इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी रीजन की जो जोग्राफी जुड़ी होती है या उसका डिस्टेंस कम होता है, तो इसको हम जियो स्ट्रेटेजिक या स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट रीजन कहते हैं इंडिया के लिए। तो इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो इसलिए इंडिया के लिए ये जीसीसी की सारी कंट्रीज़, वेस्ट एशिया और पार्टिकुलरली कतर और यूएई, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इंडिया सक्सेसफुली इंगेज कर रहा है। जब आप देखेंगे कि जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं, तो अभी तक ही इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर जो इतना तेज़ी से इंगेज किया इस रीजन के साथ। मतलब पहले भी फॉरेन पॉलिसी थी, लेकिन जब से पीएम मोदी पावर में आए हैं तो उन्होंने पिछले 10 सालों में 7 विज़िट सिर्फ यूएई में किए हैं। ये एक बड़ी मिसाल है। आज के जो हमारे रिलेशन यूएई या कतर के साथ या जीसीसी के साथ बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक्टिव इंगेजमेंट है इस रीजन के साथ। फॉरेन मिनिस्ट्री इंगेज रहती है, वाइस प्रेसिडेंट आते जाते रहते हैं, वहाँ से उनके डेलीगेट्स आते हैं, इवन प्रेसिडेंट आ चुके हैं यहाँ पे यूएई के। अभी ये तो पीएम मोदी की 7वीं मीटिंग है यूएई के प्रेसिडेंट के साथ। तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि पिछले 7 महीनों में वो 5 बार मिल चुके हैं। अभी गुजरात समिट हुआ था तो उसमें वो आए हुए थे। उसके अलावा बड़ी जो इंटरनेशनल फोरम्स पे कुछ मीटिंग्स हुई हैं, तो उनमें पीएम मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं वो 5 बार मिल चुके हैं। तो ये इस चीज़ का एक सिंबल है, एक इंडिकेशन है, एक इंडिकेटर है कि इन दो मुल्कों के जो रिलेशंस हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये सिर्फ यूएई इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंडिया भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है यूएई के लिए। तो इन दोनों का जो है वो म्यूचुअल और बैलेंस ट्रेड है। तो जितना यूएई उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए यूएई भी उतना इम्पॉर्टेंट है। तो ये म्यूचुअल रिलेशन है दोनों की, इसमें जो है वो तरक्की का जो एक राज है।
डॉक्टर साहब ये तो देखिए आमतौर पर ये कि भाई हमारा आपसे फ़ायदा है, आपका हमसे फ़ायदा है जी, लेकिन इकोनॉमी ज़ाहिर है दो मुल्कों के दरमियान चीज़ों का तबादला हो रहा है जी, तो मेरा सवाल ये है, मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि दोनों मुल्कों के बहुत पहले से बरसों से ज़ाहिर है और मैं तो कहूँगा कि सदियों से हो सकता है, क्योंकि अरब खलीजी ममालिक सारे थे, वो अलग बात है कि 1971 में आज़ाद हुआ और उनके वहाँ के लोगों के ख़ास तौर से हाथ में आई सारी इकोनॉमी। दोनों की बुनियादें क्या है, हिंदुस्तान और कतर की, जी, किस बुनियाद पर मतलब इनकी बाहमी दोस्ती? जी, जी, आपने सही कहा कि अगर अब ये जो मुल्क जो बने ना, ये हमारा जैसे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, या यूएई की अगर बात करें तो 1971 में वो एक अलग कंट्री बनी है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये तो सदियों से रह रहे हैं हिंदुस्तान में भी और अरब रीजन में भी। तो इसकी अगर मैं हिस्ट्री ऐसे एक लाइन आपको मैं बताऊँ इन शॉर्ट कि ये तो एंशियंट टाइम से है, क्योंकि इनका जो रूट था ट्रेड का या एक दूसरे के साथ राब्ते का, वो सी था, जैसे इंडियन ओशन और अराबियन सी। तो इसके ज़रिए जैसे साउथ इंडिया है तो इनका आपस में जो ट्रेड रिलेशन होता था वो इस रीजन के थ्रू होता था। तो बहुत सारे ट्रेडर इंडिया से वहाँ जाते थे या अरब से यहाँ आते थे। तो इनका तो एंशियंट टाइम से एक ताल्लुक़ है। अगर फिर पार्टिकुलरली आप कल्चरल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब इस्लाम आया तो इस्लाम भी, इवन जब प्रॉफिट इस्लाम ने इस्लाम का ऐलान किया अरब के अंदर, तो उनके कुछ साथी कंपेनियन जो हैं वो इसी सी के थ्रू साउथ इंडिया में आए। तो एक नई कम्युनिटी डेवलप हुई, फिर उससे ये रिश्ते बढ़ते गए। लेकिन अभी जो फ़िलहाल हमारे रिश्ते इस रीजन के साथ हैं, पार्टिकुलरली जीसीसी कंट्रीज़ के साथ, वो 3 बुनियादों पे हैं। एक कल्चरल है, एक इकनॉमिक है और तीसरा पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिकली इंडिया को ये सारी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग समझती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया एक वाहिद ऐसी कंट्री है जिसने आज तक वर्ल्ड में वो काम नहीं किए हैं जो यूएस ने किए हैं। फॉर एग्जांपल यूएस किसी भी कमज़ोर मुल्क पे जाके अटैक कर देगा जहाँ पे उसका इंटरेस्ट सर्व होता है, लेकिन इंडिया एक वाहिद ऐसी कंट्री है दुनिया की जो टॉप 5 कंट्रीज़ में इस टाइम पे आ रही है। एक इमर्जिंग पावर है या पावर बन चुका है बहुत बड़ा। मतलब इस जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इस रीजन को छोड़ के भी उनकी नज़रें जो हैं इंडिया पे टिकी हुई हैं, कि उनको पता है कि यूएस या रशिया जैसी 2 कंट्रीज़ या बड़ी ये 2 जो कंट्रीज़ हैं वो एक्सप्लॉइट करती हैं। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो हमें एक बड़े भाई की तरह देख सकती है, क्योंकि आप इंडिया की हिस्ट्री में देखेंगे कि इंडिया ने कहीं भी अग्रेशन नहीं किया है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, हमेशा पीसफुली उसके मसले को सुलझाने की कोशिश की है। तो ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है जो 2 रीजन्स या 2 कंट्रीज़ के बीच में एक बाहमी ताल्लुक़ को बढ़ाए हुए और वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरा इकनॉमिक है। यूएई एक बहुत बड़ी इकानमी है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो जब एक कंट्री के पास पैसा होता है तो उसको वो कहीं इन्वेस्ट भी करना है। तो इंडिया की बहुत रिलायबल मार्केट है इंडिया में, इसीलिए यूएई जो है वो इन्वेस्ट कर रही है। आप देखेंगे कि पहले 2014-15 से पहले इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड रिलेशन था वो हार्डली कोई 15, 20 या 30 बिलियन डॉलर के आसपास था। 17 में ये 75 बिलियन डॉलर साइन हुआ था कि बायलैटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के बीच में 75 बिलियन डॉलर का होगा। लेकिन अभी का जो करंट स्टेटस है उसमें इंडिया और यूएई के बीच का जो इकनॉमिक रिलेशन है, जो उसका टोटल जो अमाउंट बनता है वो 85 बिलियन डॉलर बनता है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी इकनॉमिक डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी कहूँगा मैं, कि यूएई इंडिया पे डिपेंड कर रहा है और इंडिया यूएई के जो है रिसोर्सेज या जो इकनॉमिक रिलेशंस है उस पे डिपेंड कर रहा है और दोनों का म्यूचुअल रिलेशन है। तीसरा आ गया कल्चरल में हमारे लोग आ जाते हैं, पीपल टू पीपल जो कनेक्ट होता है या पीपल टू पीपल रिलेशंस होते हैं। तो आपको मालूम होगा कि अराउंड 7 से 8 मिलियन इंडियंस जो हैं वो वेस्ट एशियन रीजन में हैं, पार्टिकुलरली जीसीसी में, और उसमें यूएई एक वाहिद कंट्री है जिसमें 3.5 मिलियन इंडियंस हैं। तो ये जो इंडियन डायस्पोरा है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। डॉक्टर साहब मैं इसमें एक सवाल जोड़ूंगा और मैं चाहता हूँ कि उसकी तफसील भी आप इसी के साथ साथ, जी, जैसे आपने कहा कि तकरीबन 7 से 8 मिलियन हिंदुस्तानी वहाँ मौजूद है जी। तो मैं ये मालूम करना चाहता था आपसे, अपने क़ारीन की मालूमात के लिए भी, नाजरीन की, कि ये जो हिंदुस्तानी यानी जो मैन पावर हमारा वहाँ पर है कतर में जी, वो किस ज़ुमरे में या किस शोबे में कतर के लिए ज़्यादा मुफीद है और यूएई के लिए जी हाँ, या और यूएई के लिए।
तो ये ज़रा सा हमें आप बताएं कि हमारा मतलब मैन पावर वहाँ क्या फ़ायदा उससे पहुँचता है, क्या काम लेते हैं वो? एग्जैक्टली एक्चुअली उसमें दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। जैसे मैंने पहले ही बताया, और ये दोनों कंट्रीज़ इकनॉमिकली बहुत रिच हैं। तो जब कोई कंट्री इकनॉमिकली रिच हो जाती है तो उसको अपनी कंट्री और उसकी इकानमी डेवलप करने के लिए लेबर चाहिए होती है। अब लेबर भी एक तो नॉर्मल लेबर होती है, जैसे वर्किंग क्लास होती है, लेबरर। उसके अलावा उन्हें इंजीनियर और डॉक्टर भी चाहिए होते हैं, एजुकेशन सेक्टर में चाहिए होते हैं। तो इसलिए इन कंट्रीज़ के पास इतनी अपनी पॉपुलेशन नहीं थी। तो जब इंडियन यहाँ से माइग्रेट किए, वो इंजीनियरिंग फील्ड में गए। आपको इस पूरे वेस्ट एशिया के अंदर या इस पार्टिकुलरली यूएई और कतरी की बात आज हम करते हैं, तो इन दोनों कंट्रीज़ में, ख़ासकर यूएई के अंदर, आपको मैक्सिमम जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ में बड़े बड़े सीईओ या उनके मैनेजर या अच्छी अच्छी पोस्टों पे, अच्छे अच्छे ओहदों पे जो फायज़ हैं वो इंडियंस मिलेंगे। सेकेंडली, आपको और बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उनमें इंडियंस मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, फिर नीचे लेवल के वर्कर भी मिलेंगे। उसके अलावा डॉक्टर्स, जो मेडिकल की फील्ड है उसमें बहुत सारे आपको डॉक्टर्स मिलेंगे। जो आईटी सेक्टर है वो काफ़ी एडवांस हो रहा है इस रीजन का, और इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आईटीशन या जो टेक्निकल फील्ड में एडवांस लोग हैं वो वहाँ जाके अच्छी जॉब भी करते हैं, अच्छा पैसा भी कमाते हैं, और फिर जब वो रिटर्न रेमिटेंस भेजते हैं इंडिया में, तो वो भी इंडिया की एक बहुत बड़ी अच्छा अमाउंट है इंडिया की इकानमी को जनरेट करने का। तो इसलिए ये जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी जो मैंने बताया आपको कि अराउंड 3.5 मिलियन इंडियंस जो हैं यूएई में रह रहे हैं। तो ये यूएई ने भी इस कल्चर रिलेशन को फर्दर बढ़ाने के लिए ये सोचा कि अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी हमारी कंट्री में रह रही है तो क्यों ना हम इनके सेंटीमेंट का भी ख्याल रखें। तो उन्होंने एक मंदिर का जो है वो प्रपोज़ल लाया कि हम यूएई के अंदर मंदिर बनाते हैं, जिसका अभी कल ही इनागुरेशन हुआ। तो ये चीज़ दर्शाती है कि यूएई एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद कितनी पीसफुल, सेकुलर और एक एडवांस कंट्री है। मतलब एक छोटी सी कंट्री होने के बावजूद भी इतनी पीसफुल और सेकुलर कंट्री है। उसको पता है कि पीस होगा तो तभी इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी, अगर पीस नहीं होगा तो हम ऐसे मसलों में उलझे रहेंगे जिससे हमारी कंट्री नीचे जाएगी, ना कि ऊपर आएगी। इसके अलावा मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यूएई के अंदर एक और ऐसी बिल्डिंग है जिसको इब्राहिम होस या ऐसा कुछ मैं एग्जैक्टली नाम भूल गया हूँ, इब्राहिम होस करके है, जिसमें जैसे हम अहले किताब हैं, यहूदी, मुस्लिम और ईसाई, तो वो ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर एक चर्च भी बनाया गया है, एक सिनेगॉग भी बनाया गया और एक मस्जिद भी बनाई गई है। तो ये एक सिंबल ऑफ पीस है, सिंबल ऑफ हार्मनी है, सिंबल ऑफ इंटरफेथ डायलॉग है। तो अभी भी आप देखेंगे कि यूएई के अंदर वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलाइजेशन, ये चीज़ें नहीं हुई हैं। यही एक रीज़न है कि यूएई इतना बड़ा, इतने कम टाइम में इतनी एडवांस इकनॉमी बन गया है और दुनिया की नज़रें यूएई पे टिकी हुई हैं। तो दिस इज़ द रीज़न। अब इसी को फॉलो कर रहा है सऊदी अरेबिया भी, कि हम भी डाइवर्सिफाई करते हैं इकानमी को, हम भी मॉडर्नाइज़ करते हैं, हम भी नई नई टेक्निक लाते हैं। लेकिन इकनॉमिक डेवलपमेंट में इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी भी एक बड़ी इकानमी है, लेकिन यूएई विजन में उससे कई आगे है। रही कतर की बात, कतर तो एक स्मॉल कंट्री है, उसमें भी यही है कि करीब 9 लाख हिंदुस्तानी वहाँ पे काम करते हैं। सेम सेक्टर है, उसमें लेबरर भी हैं और उसमें बाकी सारे सेक्टर्स में भी हैं। लेकिन वही है कि दोनों कंट्रीज़ का जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, इंटरडिपेंडेंस है, दोनों का एक दूसरे पे बाहमी ताल्लुक का ये एक बड़ा रीज़न है। और अभी एक नई अनाउंसमेंट ये भी हुई है कि यूएई जो है एक हॉस्पिटल बनाने जा रहा है जो सिर्फ इंडियंस के लिए होगा। तो उनको पता है कि अगर एक इंडियन कम्युनिटी हमारी कंट्री में रह रही है जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 35 से 37% के बीच में है, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो उनको ये पता है कि अगर इन लोगों, इस कम्युनिटी का हमारे डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल है, तो हमें भी इनके सेंटीमेंट का ख्याल रखने के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, मैं कहता हूँ कि ये दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत बहुत ही एक मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक ज़रिया है जिसके थ्रू दोनों कंट्रीज़ के बीच में और दोनों कंट्रीज़ के लोगों में एक पीसफुल और को एग्जिस्टेंस का एक जो है वो मतलब एक माहौल पैदा हो सकता है, और पैदा है, चल भी रहा है, और ये फर्दर आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब, मशरिक़ वस्ता चूँकि आपका सब्जेक्ट है, आपने उसी पर पीएचडी भी किया हुआ है,
तो वहाँ के आवाम के माहौल उससे भी आप वाकिफ़ होंगे, उनके एहसासात से भी। लेकिन यहाँ मैं आपका से आखिरी सवाल मालूम करना चाहूँगा कि डेवलपिंग है, दुनिया डेवलपिंग है, लेकिन बहुत से ममालिक उसमें नीचे भी जा रहे हैं, बहुत से ऊपर आ रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में हिंदुस्तान और कतर के ताल्लुकात को आप किस तरह देखते हैं? जी देखो, वैसे तो ओवरऑल ये होता है कि हमें फ्यूचर का कोई पता नहीं होता, किस कंट्री का, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से रिलेशन कब कैसा हो जाए। लेकिन हमारे पास जो डेटा है या जो हमारे पास हिस्ट्री है, पिछले 10 साल की ले लें या पिछले 75 साल की हिस्ट्री हम ले लें, तो वो काफ़ी अच्छी है। तो उसमें यही है कि इंडिया ने हमेशा यही किया है कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे बना के रखें, उनको भी बेनिफिट दें और ख़ुद भी बेनिफिट लें, मतलब पीसफुली रहो और पीसफुली रहने दो। तो ये इंडिया का एक मंत्रा है पॉलिसी का कि कोई भी कंट्री जब फॉरेन पॉलिसी किसी कंट्री के साथ रिलेशन बनाती है तो वो देखती है कि इसका मुझे भी फ़ायदा होना चाहिए और सामने वाले को भी फ़ायदा होना चाहिए। अब ये फ़ायदा एक वर्ड है, इसमें हज़ार चीज़ें ऐड हो जाती हैं। उसमें आपकी इकानमी है, उसमें आपकी पॉलिटी है, उसमें आपके सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल सारे रिलेशंस आ जाते हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि आने वाले वक्त में इस पूरे रीजन में और कतर और यूएई के साथ जो इंडिया के रिलेशंस होंगे वो और बूस्ट होंगे और एडवांस होंगे, मतलब ये कम नहीं होंगे, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के या तीनों कंट्रीज़ का मैं बोलूँगा या पूरा रीजन जो इंडिया, पूरे रीजन का इंडिया के साथ जो एक ताल्लुक़ है, एक रिलेशन है, वो और मज़ीद बढ़ेगा, इसमें कमी नहीं आएगी। जी डॉक्टर अखलाक अहमद साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाजरीन, अभी आप आवाज़ दी वॉइस का प्रोग्राम बीच बहस में देख रहे थे। अगले हफ्ते इसी तरह का कोई अहम मौजू लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।